जी, आज हम बात करेंगे एनीमिया के हवाले से। एनीमिया की जो है वो कॉजेज़ वैसे तो बेशुमार हैं। कुछ कॉन्जेनिटल कॉजेज़ हैं, कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं। तो आज हम एक्वायर्ड कॉजेज़ पे बात करेंगे। एक्वायर्ड मींस जो कि मौरूसी नहीं है, आपके बचपन में आपको नहीं था, बाद में बड़े होके या बचपन में ही उसने उसको एक्वायर किया। तो जो लीडिंग कॉज ऑफ एनीमिया है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एनीमिया की वजह से जो एनीमिया होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसमें लीडिंग जो हैं वो आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन, ये चार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आयरन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारों के बारे में बात की तो पूरे 1 घंटे की हो जाएगी, तो फिर मुनासिब नहीं है। तो सिर्फ आयरन के बारे में बात करेंगे। दुनिया की तकरीबन 70% पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंट है, और 70% दुनिया में औरतें और बच्चे हैं। बाकी जो 30% पॉपुलेशन है वो उसमें मर्द हैं या बूढ़ी औरतें हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो इसका मतलब ये है कि औरतें और बच्चे सब आयरन डेफिशिएंट हैं। थ्योरेटिकली ये क्यों होता है? थ्योरेटिकली स्पीकिंग, बच्चों में और बच्चियों में छोटी एज में, मतलब जब पैदा होते हैं उसके बाद से लेके और 13-14 साल की एज तक उनमें बड़ी तेज़ ग्रोथ हो रही होती है और उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें आयरन की रिक्वायरमेंट आम एडल्ट से कोई 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चे को खाना खिलाना, और हमारे सोसाइटी के अंदर हमें फूड क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हमारे इंडो पाक में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में फूड क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो वो हमें हमारे बच्चे डेफिशिएंट रहते हैं। 13-14 साल की एज में जब बच्चे जब ग्रो कर जाते हैं, लड़के मैक्सिमम ग्रोथ ले लेते हैं, उसके बाद भी ग्रो करते हैं लेकिन थोड़ा, तो उस वक्त उनकी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल मर्द जितनी हो जाती है, और उसके बाद वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन 13-14 साल की एज में जो बच्चियाँ हैं उनको, बल्कि शायद उससे भी पहले, मेनार्की शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसमें ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होता है। आयरन जो है वो जो रेड सेल होते हैं, दैट आर वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। एक ब्लड बैग के अंदर तकरीबन 250 मिलीग्राम्स के करीब आयरन होता है। तो उसमें आयरन लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उससे फिर विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। बच्चियाँ बड़ी होती हैं, रिप्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, बच्चियों को डाइटिंग का भी शौक होता है, मोटे नहीं होना, पतले रहना है, डाइट और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। डाइट जो कि ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ थी वो भी साथ चल रही होती है। फिर 18, 20, 22, 24 साल की एज में शादी हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी, फिर लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिलाना, फिर एक और प्रेगनेंसी, फिर एक और लैक्टेशन, फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। औरतों को ये सारी उम्र चलता रहता है अनटिल द एज ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज पे जाके औरत की ज़रा आयरन और ब्लड के हवाले से थोड़ा सा सूरत बेहतर हो जाती है। बाकी फिर और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनको फिर जो है डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट जगहों पे डिस्कस किया जा सकता है। तो वो ये साइकिल चल रहा होता है। तो यूजुअली हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं 16-17 साल की एज में, उनकी हीमोग्लोबिन 5-6 पे पहुंची होती है, और वो उनको उससे बड़ा सीवियरली अफेक्ट हुई होती हैं। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी का निकलता है एलिमेंट। तो अब ये है कि आयरन का रोल क्या? आयरन का एक रोल तो है कि उसने अब रेड सेल प्रोडक्शन करनी है, हीमोग्लोबिन बनानी है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का के एटम्स लगते हैं, तब हीमोग्लोबिन बनती है। और उसके बाद ये है कि आयरन एक मेजर मॉलिक्यूल है इन एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इन एनर्जी प्रोडक्शन। एटीपी, जिसको हम एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं, वो नहीं बनता अगर आप आयरन डेफिशिएंट होंगे। ऑब्वियसली आयरन एनर्जी तो बनेगी, आपने ज़ाहिर काम करना है, घूमना फिरना है, एनर्जी तो बनेगी, लेकिन दैट वुड बी मेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस
ऑफ योर बॉडी। मतलब हीमोग्लोबिन की कॉस्ट पे बनेगी, बाकी चीज़ों की कॉस्ट पे बनेगी। स्किन की मेंटेनेंस के लिए आयरन ज़रूरी है, नेल्स की मेंटेनेंस के लिए आयरन ज़रूरी है, हेयर की मेंटेनेंस ग्रोथ के लिए आयरन ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी की हम तशख़ीस कैसे करते हैं? जहाँ तक तशख़ीस का ताल्लुक़ है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेस्ट मौजूद हैं। सबसे कम इन्वेसिव टेस्ट वो है ब्लड से हम करते हैं। 3 cc ब्लड हम लेते हैं पेशेंट का, और वो लैब में जाता है। लैब में उस पर 3-4 टेस्ट होते हैं। सीरम आयरन लेवल, उसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या अनबाउंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये एक टेस्ट होता है। फिर तीसरा टेस्ट है वो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन, वो एक टेस्ट होता है। और जो चौथा टेस्ट है वो उसमें होता है कि फेरेटिन लेवल। ये मेरे अभी दोस्त आए थे बाहर, तो उनको मैंने वेव किया। मैं अपनी पार्किंग में बैठा, गाड़ी में आज मैं बैठा था कि मैं आज इसको वीडियो शूट करूँगा इसका। और जो चौथी चीज़ है वो सीरम फेरेटिन लेवल है। हमारे यहाँ यूजुअली फेरेटिन लेवल कराया जाता है सिर्फ क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से ज़ाहिर है कि 4 टेस्टों की जगह के 1 टेस्ट होगा, लेकिन वो यूजुअली क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद हमें एडवाइस करना चाहिए अगर हमने अकेला आयरन लेवल करवाना है। उसकी वजह ये है कि अकेला फेरेटिन लेवल कराना है। उसकी वजह ये होती है कि फेरेटिन इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट एज वेल। अगर किसी पेशेंट को बुखार है या कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी फेरेटिन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने इस सूरत में करना है तो फिर फेरेटिन के साथ CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो ताकि अगर वो रेज्ड आए, पेशेंट आयरन डेफिशिएंट होता है और उसका फेरेटिन रेज्ड आ रहा होता है जैसे कि आपने कोविड में भी देखा होगा कि कोविड में फेरेटिन एक टेस्ट प्रोफाइल का हिस्सा था डिजीज रिस्पॉन्स देखने के लिए और इन्फेक्शंस को देखने के लिए अलॉन्ग विद अदर मार्कर्स। तो उसकी वजह यही थी। तो इसमें होता आयरन डेफिशिएंसी, प्योर आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा, सीरम आयरन लेवल लो होगा, कंसिडरेबली लो होगा। और सीरम जो अनबाउंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है या TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो एम्प्टी होती है वो रेज्ड होती है। ज़रा कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना जब कम होगा तो यानी कि सैचुरेशन उसकी, और फिर ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन वो लो हो जाएगी। ट्रांसफेरेंट बेसिकली आयरन ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल है ब्लड के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है उसको, तो उसकी सैचुरेशन कम हो जाएगी। ज़ाहिर आयरन कम होगा तो उस पर सैचुरेट कम होगा। इसी तरह जो फेरेटिन है दैट इज़ एन आयरन स्टोरिंग मॉलिक्यूल। तो आयरन का लोड ज़्यादा होगा, फेरेटिन ज़्यादा बनेगी उसको स्टोर करने के लिए। आयरन का लोड कम होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगी तो फेरेटिन भी कम बनेगी, तो फेरेटिन लो हो जाएगी, कंसिडरेबली लो हो जाएगी। तो ये हो गया आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से कि उसको हम उसकी तशख़ीस कैसे करेंगे। आगे बात आ जाती है कि इसका ट्रीटमेंट के लिए 3-4 मोड्स हैं। सबसे पहला तो ट्रीटमेंट है जी, हम खुराक से कर सकते हैं। गोश्त जो रेड मीट होता है उसके अंदर आयरन होता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली स्पिनच, उसके अंदर आयरन होता है। फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड पोमग्रेनेट एंड कुछ इस तरह के हैं फ्रूट्स, उनके अंदर आयरन होता है, तो वो खाने से आयरन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन असल में इम्पोर्टेंस ये है कि आपने आयरन को कितने अरसे में बिल्ड करना है। यूजुअली एक पेशेंट जो 4-5 ग्राम जिसकी हीमोग्लोबिन है उसके लिए हमें इमरजेंसी मेजर्स चाहिए होते हैं। अगर हम अलोन डाइट से आयरन को पेशेंट को देंगे और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे डाइट मॉडिफिकेशन से, डाइट फोर्टिफिकेशन से, तो हमें तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे उस पेशेंट का आयरन स्टेटस बेहतर करने में। अगर हम करते हैं मीनिंग उस लेवल पे जो बिल्कुल ज़ीरो के करीब पहुंचा होगा, उसके लिए अगर हम ओरल मेडिकेशंस, ओरल प्रिपरेशंस ऑफ आयरन देते हैं तो उसके लिए हमें ओरल प्रिपरेशन मिनिमम 100 मिलीग्राम्स होनी चाहिए, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, आयरन चिलेट हो जाता है। और जो ओरल प्रिपरेशंस हैं उनको हमेशा खाली पेट लेना चाहिए,
प्रेफरेबली बिफोर ब्रेकफास्ट। तो उससे लेना चाहिए, उससे की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अगर वो नहीं लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल 1-2% पे आ जाएगी। अगर आइडियल कंडीशंस में आयरन की एब्जॉर्प्शन को 5-10% होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर आप ओरल मेडिकेशन से, प्रेपरेशन से मिनिमम 100 मिलीग्राम आयरन वाली जो प्रेपरेशन होगी उससे आप आयरन को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको तकरीबन 1 साल, इससे भी ज़्यादा भी लग सकता है, फीमेल में तो इससे भी ज़्यादा लग सकता है, उतना टाइम लगेगा। फिर उसकी चीज़ें करेक्ट होंगी। सबसे पहले हीमोग्लोबिन करेक्ट होगी, फिर आपकी स्टोरेज बनेगी, फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट होंगी तो फिर आपका आयरन स्टेटस बेहतर होगा। अब हम आ जाते हैं कि ओरल की तरफ। पेशेंट, दूसरी बात ये कि आयरन टॉलरेट करना भी थोड़ा सा इशू होता है पर ओरम, यानी कि आप देते हैं तो एसिडिटी करता है, गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, पेशेंट्स टॉलरेट नहीं करते उसको। तो सबसे जो हमारे पास फिर गोल्ड स्टैंडर्ड और रैपिडली इम्प्रूविंग मेथड आ जाता है, वो आ जाता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में इसके डिफरेंट सॉल्ट्स आते हैं, कार्बोक्सी माल्टोज है और डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स हैं। तो उसमें यह है कि हम फिर देते हैं, उसकी जो डोज है तकरीबन अगर 100 मिलीग्राम का टीका है और फॉर 75 kg पर्सन तकरीबन 15 टीके, अगर वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो 20 टीके, अगर वेट 50 kg के अराउंड है तो 10 टीके। 1 से 2 टीका एक ड्रिप के अंदर 100 to 500 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट करके वो लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 60 मिनट्स। और इसके रिएक्शंस भी होते हैं आयरन के, तो उनको अवॉइड करने के लिए हम एविल और डेक्सामेथासोन, क्लोरफेनाइलमीन मेलिएट या स्टायराजीन और PPI भी देना पड़ता है क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। तो ये है उसमें आयरन की जो है उसकी करेक्शन के तरीके। तो जो खुराक है ज़ाहिर है वो आपने लेनी है मेंटेनेंस के लिए। आफ्टर इंजेक्टेबल करेक्शन आपको हम ओरल प्रेपरेशंस पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने की है ये है कि फीमेल को सारी उम्र अंटिल द एज ऑफ मेनोपॉज आयरन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो डेफिशिएंट हो जाएगी, टाइम टू टाइम होती रहेगी। तो फीमेल के लिए ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो इंशाल्लाह कमेंट्स में मैं उनका जवाब देता भी हूँ। अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा इन कांटेक्ट भी रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।